अभी इसी मोमेंट से स्टार्ट होगी। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, आप भी वही मैं भी वही। कोई बात नहीं, कोई बात चलो मैंने नहीं। इसी पैटर्न को दोबारा स्टार्ट कर ले ताकि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। हमारा ये सवाल है कि सीनियर अकाउंटेंट को जब हम हायर कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्वेश्चन पूछें उससे। तो मैंने कहा देखो जी, उन किन बातों का ध्यान रखें उसको मैंने ओवरव्यू में लिख दिया कि उस कैंडिडेट के अंदर थोड़ी सी हाई लेवल ऑफ अकाउंटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि उसको बजट प्रिपरेशन की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अकाउंटेंट को बजट प्रिपरेशन की समझ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो थोड़ा नंबर्स के साथ में फेमिलियर है, वो जानता है, वो फाइनेंशियल डाटा को समझता है, ताकि बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में, एनालिसिस में हेल्प कर सकता है। तो क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट पर्सन हमने हायर करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब जब आप उससे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे ना, तो मैंने क्वेश्चन भी लिख के दे दिए। तो आपने उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए बजट बनाने के लिए। हम उससे पूछेंगे कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में आपका क्या एक्सपीरियंस है, कभी आपने कोई प्रोजेक्शंस वगैरह बनाई है, कितनी सेल होगी तो कितना खर्चा होगा। ठीक है। अच्छा, तो करंटली अकाउंटिंग कैसे करते हो। अच्छा, काम आप डेलीगेट कर लेते हो टीम को, कैसे डेलीगेट करते हो जरा बताओ। वो समझदार बंदा होगा तो वो तरीके बताएगा कि सर डेलीगेट मैं ऐसे करता हूँ, सुबह आता हूँ और मैं उनकी 5 मिनट की एक बार रिव्यू मीटिंग ले लेता हूँ, शाम को जाने से पहले रिव्यू कर लेता हूँ। जिसको आता ही नहीं होगा डेलीगेट करना, वो कुछ उल्टा पुल्टा जवाब देगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर आप उससे पूछेंगे कि टीम की परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करते हो। अच्छा, आप इंटरनल एक्सटर्नल के बंदे जो आएंगे उससे कैसे डील करते हो। फाइनेंशियल डाटा अगर आपने नॉन फाइनेंशियल बंदों को प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट करते हो, कभी किया आपने। तो ऐसा करके आपको आइडिया लगना शुरू होता है। तो परस्यूटेड लीडरशिप के बारे में उससे कोई सवाल पूछ सकते हो कि भैया डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं फाइनेंशियल डाटा के ऊपर। पास्ट में कोई आपने डिसीजन मेकिंग की होगी, फायदा हुआ हो कंपनी को, क्योंकि आप हमारे लिए इंटरव्यू के लिए आए हो, थोड़ी अपनी सक्सेस स्टोरी बताओ। अच्छा, तो मुझे बताओ कि जब आप डिससेटिस्फाइड होते हो कभी किसी प्रोसेस के साथ में, तो ऐसा कभी हुआ कि वो क्या वर्क नहीं कर रहा था और आपने कैसे इंप्रूव किया। कि आज तक जिस भी कंपनी में आपने काम किया, क्या वहां पे हमेशा सिस्टम परफेक्ट चल रहे थे, वो कहेगा नहीं। तो क्या नहीं चल रहा था और आपने क्या किया जिससे रिजल्ट आ गया। आपको उसका ना थॉट प्रोसेस पता लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि भैया फाइनेंशियल कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है और टाइट डेडलाइन है कि इसके अंदर ये प्रोजेक्ट लगना ही लगना है। कि क्या आपने कभी इस सिचुएशन को हैंडल किया है। तो अगर किया है तो थोड़ा बताओ उसके बारे में। वो हाँ जी मैं जो जी रिलायंस कंपनी में था जी, वहां पर तो SEZ लग रहा था जी, SEZ के अंदर तो पैसे थे नहीं, तो हमने बैंकों से मीटिंग की, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग की। तो जब वो बंदा इन सवालों के जवाब दे रहा है ना, तो एक तो वो खुश बड़ा हो रहा है कि बड़े हाई क्वालिटी के सवाल आप उससे पूछ रहे हो। क्योंकि जो प्रोफेशनल अच्छे लोग होते हैं ना, उनको ये भी होता है कि सामने से मेरे से सवाल पूछने वाला बंदा भी सही सवाल पूछे। नहीं तो लाला जी कहते हैं कि हाँ बता भाई, कर लोगे संभाल लोगे वो पहले किया है। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर जैसे ये आपके इतने सवाल थे, अगर सिंपल वो कोई MIS एग्जीक्यूटिव हो और इन सवालों में से 50% के जवाब दे दे और 50% रह जाएं, फिर क्या करें। लो, MIS के लिए अलग चेकलिस्ट है, कमाल है। ये तो मैंने आपको क्या मैं जिस पोस्ट के लिए सोच रहा हूँ पर्सन, क्या वो MIS एग्जीक्यूटिव यहाँ पे काम कर जाएगा जो मैं करवाना चाहता हूँ। नहीं, ये जो आप सोच रहे हो ना, वो तो फाइनेंशियल कंट्रोलर ही करेगा। वो फाइनेंस कंट्रोलर ही करेगा। हाँ, क्योंकि आपको ना MIS का बंदा एक अलग है। बिल्कुल ठीक है। आपको थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा कि ये जो आपको ऑलरेडी समझ है सारी की सारी। आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी ना एक्चुअली आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर की है। ठीक है। वो कंपनी के हनुमान जी हैं जो उड़ भी सकते हैं और सीता मैया का पता लगा सकते हैं। हमें जामवन की तरह उनको अवेयर करवाना था कि भैया जो मेरी मीटिंग होनी है ना सेकंड मंडे को, जरा इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि हम एनालिसिस करें। वो करेगा। उसको हेल्प सपोर्ट डाटा कंपाइलेशन के लिए MIS का बंदा देना, दे दिया। और वो भी वो अपॉइंट करेगा, आप नहीं अपॉइंट करेंगे। आप बोलोगे जगमोहन तुमने तो कंफ्यूज कर दिया। नहीं, मैंने कंफ्यूज नहीं किया, मैंने आपको रियलिटी बताई। रियलिटी क्या बताई कि बेसिकली या तो अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर को अपने MD ऑफिस में बिठाओ। बिल्कुल ठीक है। और बाकी सब जगह पे एग्जीक्यूटिव काम करेंगे। ठीक है। हमारे क्लाइंट हैं अनिल गुप्ता जी, ओकाया पावर वाले, बैटरी वाले, माइक्रोटेक वाले। हाँ जी।
पीरागढ़ी में उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, एनके सिंघल जी उनके फाइनेंशियल कंट्रोलर है, वहीं बैठते हैं। अब 4 फैक्ट्रियां, 29 स्टेट के अंदर ब्रांचेस, अलग अलग जगह पे अकाउंटेंट, 52 अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले अलग अलग जगह पे बैठे, सारे काम कर रहे हैं। गुप्ता जी कहते हैं जो कर रहे हैं मनु की, मेरे लिए तो एनके सिंघल ही है। बिल्कुल ठीक है। एनके सिंघल जी जो है, चाहे वो फिजिकली तो आते नहीं, जूम पे मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है, जूम पे मीटिंग कर ली। तो इसका मतलब है कि जो डाटा क्रिएटर है ना, डाटा क्रिएटर, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो डाटा हमेशा सही आएगा। बिल्कुल ठीक है, बेस तो वही है। बेस तो वही है। मान लीजिए आपने एमआईएस का बंदा बैठा लिया, तो फाइनेंशियल कंट्रोलर हर बार क्या बोलेगा, आपके एमआईएस ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, ये ठीक नहीं डाला, वो ठीक नहीं डाला, ऐसा नहीं डाला। इसका मतलब है कि फिर आप मेरा पॉइंट पकड़ पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो आप मुझे प्रैक्टिकल चैलेंज बताओ, ऐसा करने में दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत कोई नहीं आएगी, बस बंदा ढूंढने में जो दिक्कत आएगी वही आएगी। राइट। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग आपका सीनियर अकाउंटेंट है, उसके साथ पहली मीटिंग में से बात नहीं बनेगी, नहीं या बन नहीं है पाए। वो ऐसा बंदा कोई? वो एक्चुअल ना, वो हेड ऑफिस के कामों से ही फ्री नहीं है, तभी मेरे को रिपोर्टिंग नहीं हो पाती किसी भी चीज की। और जो मैं मांगता हूँ उसको डिले बहुत आता है, और जिस जिस तरह से मैं डेटा मांगता हूँ वो तो आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता उनसे। चलो एक, जैसे मैंने अभी आपकी जो शीट्स देखी ना इंडेक्स में जाके, जैसे मैंने कैश फ्लो की शीट देख ली C3, उसमें देखा तो यार इतनी चीजें वो लोग तो दे ही नहीं पाएंगे, उन लोगों से मांगूंगा तो 1 साल लगा देंगे। एक ट्राई करते हैं, आप हाँ मेरे जी। ऊपर ट्रस्ट करो, आई प्रॉमिस। 2 मीटिंगें करनी है हमने। ठीक है जी। पहली मीटिंग में आप, मैं और आपका जो सीनियर बंदा है हेड ऑफिस वाला, वो मीटिंग में रहेंगे। बिल्कुल रह सकते हैं। उसके अंदर हम हाई हेलो करेंगे, अपनी जनरलिटी करेंगे, और भाई क्या सब बढ़िया, कैसा अकाउंट दिखाओ, वो सब कुछ करेंगे। प्यार हो जाएगा हम तीनों का आपस में। हम्म। फिर दूसरी मीटिंग में हम उनसे पूछेंगे कि चलो एक फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करनी उनको है। डेटा बनाने में देने में दिक्कत नहीं है, वो कहते सर टाइम नहीं होता हमारे पास। वो खत्म हो जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा जब मेरे से बात करेंगे, वो खत्म हो जाएगा टाइम का। डन जी डन, मजा आ जाएगा। ये टाइम की समस्या तो साइकोलॉजिकल समस्या है। साइकोलॉजिकल है, सही बात है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, मेरा एक क्लाइंट है, और उसके, मैंने जब अकाउंट्स वाले की बात की, बड़ा परेशान था, बड़ा परेशान था। हम चले गए नीचे, तब तो मैं जैसे फिजिकली गया था वहां पे, समोसे समोसे खाए हमने नीचे खड़े हो गए, तो बिल्कुल यारी दोस्ती हो गई अकाउंट हेड के साथ में। तो मैंने कहा दिक्कत क्या है, मैंने कहा तू, मैं सीए और आप अकाउंट्स के इतने महान धुरंधर खिलाड़ी, ये क्यों रोते रहते हैं हमारे ये बिजनेस ओनर जो हैं? कहता है जगमोहन यार, देने को मैं सब कुछ दे दूं, लेकिन देता नहीं मैं क्यों? जितना जितनी बार दूंगा ना, उतनी बार कहेंगे ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, अच्छा ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। उनको चीची उंगली पकड़ाओ ना, हाथ खींच लेते हैं पूरा। इनको बोलो भाई साहब, ये जो है बेटा, ये तो फिर मतलब आपकी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो रही कि नहीं हो रही? कहता नहीं, मेरी सेटिस्फेक्शन है, मैं कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं करने देता, सारी रिटर्नें टाइम पर जा रही हैं, टैक्स टाइम पे जमा हो रहा है, किताबें पूरी भर रही हैं, कंपनी सारी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक तो मेरे खसम ही इतने हैं कंपनी के अंदर, कोई कुछ मांगता है, कुछ मांगता है, कुछ मांगता है, देता ही नहीं। तो मैं कहता हूँ टाइम नहीं है मेरे पास, तो ये एक बहाना था। अच्छा, फिर मैंने यही बहाना उसका यही आता है। फिर हमने सोल्यूशन क्या निकाला उसका, हमने सोल्यूशन क्या निकाला, हमने एक डी डीएल सिस्टम निकाला। डीएल सिस्टम, डीएल सिस्टम का मतलब है टिकट रेज होना। बिल्कुल ठीक है जी। हमने क्या किया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्सन की ड्यूटी लगा दी कि पूरी कंपनी में किसी को कुछ भी चाहिए तो वो डीएल खोलेगा, डेलीगेशन लिस्ट खोलेगा उस पर्सन के नाम पे, जो कि अकाउंट में बैठता है। ठीक है। अच्छा, उसके नाम पर आएगा। अब वो जो लड़का है, वो फाइनेंशियल कंट्रोलर के पास जाएगा, उसको बताएगा सर ये रिक्वायरमेंट है, उससे गाइडेंस दे देगा, और वो बता देगा यहाँ यहाँ से मिलेगी। इसका मतलब है कि सभी, कोई सभी से कुछ नहीं मांगता रहेगा, वो सारे के सारे उस इससे मांगेंगे, डाटा एंट्री प्रोवाइड, बेसिक हेल्प टिकट रेज हो गई। हेल्प टिकट रेज हो गई। अब जैसी जैसी टिकट आ रही है ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होती रही। हमने कहा बिल्कुल। यार ये तो कैश फ्लो मांगते हैं, सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि कैश फ्लो डूइंग लेवल के ऊपर ही बनती रहे, उसकी गूगल ड्राइव की शीट बन दी, जब देखनी है देख लिया करो वहां पे।
कुछ लोग कभी परचेज की फिगर मांगते थे, कोई सेल की फिगर मांगते थे, कोई क्रेडिटर की बैलेंस मांगते थे, कोई डेटर का बैलेंस मांगता था, कोई पोस्टिंग मांगता था। जैसे जैसे क्वेरी आती गई हमने कहा मनाही कोई नहीं है, जो मर्जी पूछो। ठीक है, जो वो करेगा समझेगा उसके अराउंड सिस्टम बना देंगे। फिर हमने क्या किया, उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल लगा दिया और उसके अंदर एक व्यू पासवर्ड के द्वारा एक हमने एक वो खोल दिया, ऑडिटर व्यू। मान लीजिए किसी ने इन्फॉर्मेशन देखनी है, उसमें से देख सकते हो, कर कुछ नहीं सकते, और ये खास कर चीजें दे सकते हो। हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, भाई साहब यहाँ से खुद ही लॉगिन करो और देख लो जो आपने देखना है, बार बार तंग मत किया करो। ये प्रोडक्शन वालों को और सेल वालों को दे दिया हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका 90% टाइम बच गया, बड़ा खुश। फिर मैं 2 महीने बाद दोबारा गया वहां पे, मैंने कहा और भाई साहब क्या हाल चाल है? कहते मजा आ रहा है, शांति हो गया। ऐश कर रहे हैं। कहता कोई भी मुझसे कुछ पूछता है, मैं कहता हूँ टिकट खुली हुई है भाई साहब, टिकट के अंदर 2 दिन का टैट है, 2 दिन में नहीं मिले तो मुझे बोलना है। ऐसे पहले बोलते रहते हो। फिर हमने हर काम का टैट बना दिया, कोई टैट है 1 घंटे का, कोई टैट है 1 दिन का, कोई टैट है 2 दिन का, और उसके बाद सब कुछ ऑटोमेशन हो गया। और आज की डेट में एक भी रिपोर्ट नहीं मिलती वहां पे, सारी रिपोर्टें कंप्यूटर से आती हैं। अब टाइम ही टाइम। ठीक है, तो दिस इज हाउ लाइक थिंग्स गो। बट द पॉइंट हियर इज अलाइनमेंट। मान लो उस फाइनेंशियल कंट्रोलर के पैर के अंदर कंडा चुहा हो, आप जितना मर्जी उसको पपियां लेते रहो, दर्द तो रहेगा पैर के अंदर। तो जब कांटा तो निकालना पड़ेगा पहले, कांटा तो निकालना पड़ेगा, पट्टी मार के उसका उसका जख्म दूर करना पड़ेगा। हमारे जख्मों की वजह से हमने मान ही लिया, फिर क्या करेंगे हम, एक और फाइनेंशियल कंट्रोलर ले आएंगे, उसके पैर में भी कांटा डाल देंगे। अच्छा 2 कांटे वाले फाइनेंशियल कंट्रोलर हो गए, तीसरा लाएंगे, तीसरे में कांटा घुसा हुआ है। बेटर है कि पहले का ही निकाल दो, पहले का ही निकाल दो, उसी को इजी कर दो। सिस्टम में कुछ ऑटोमेशन कर दो, ऑटो रिपोर्टिंग कर दो, वो आपके पास टूल्स हैं ही हैं। अगर नहीं चला तो हम 1-1.5 महीने में प्लान बी लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो कोई करना ही नहीं चाहता, हाँ, कंपनी थोड़ी रुकेगी, वो तो चली जाएगी जी। तो चली जाएगी। तो हमने अलाइन सिर्फ ये करना है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, फाइनेंशियल कंट्रोलर के पद की गरिमा होती है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल कंट्रोलर से। अब वो हंस के करे, रो के करे, खुश होके करे, रात को करे, दिन में करे, टाइम है तो करे, टाइम नहीं है तो करे, वो ये पद वाला जाने। तो उसके पास 10-12 लोगों की टीम है, तो उससे करवा के देना, क्या फर्क है। हाँ जैसे भी करे, तो उसको पता लग जाएगा कि मेरी शक्तियां हैं, क्योंकि हर महीने सैलरी जाती है, आप देखो ध्यान दो इस बात को। बिल्कुल सही है। तो उसके बीच में KRA लिखा होता है, आपका KRA बनेगा KRA। तो वो कहता है जैसे गुरबाणी में भी है, अवर काश तेरे कितने काम, बाकी और काम तेरे किसी काम के नहीं है, रब का नाम जपना ही असली काम है। उसी तरीके से फाइनेंशियल कंट्रोलर के अवर काज मेरे कितना काम है। सही बात। मेरी मंथली रिव्यू मीटिंग हुई कि नहीं हुई, हाँ, मंथली रिव्यू मीटिंग हुई कि नहीं हुई। अगर मंथली रिव्यू मीटिंग मेरी तुम करा पा रहे हो तो फाइनेंशियल कंट्रोलर हो, अगर नहीं करा पा रहे हो तो भाई नहीं हो फाइनेंशियल कंट्रोलर। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से ओनरशिप उठी और उधर पेस्ट हो गई, उसके ऊपर लग गई। हाँ उसके ऊपर लग गई, और उसको हम पूरी सपोर्ट देंगे, पूरा प्यार करेंगे, सब कुछ देंगे। बिल्कुल ठीक। दिस इज हाउ लाइक वी आर गोइंग टू डू इट। यहाँ पे एक पर्सन मैं ऐड कर देता हूँ जो यहाँ वाले काम करेगा, लेकिन फाइनेंस कंट्रोलर उसी को बनाते हैं। ऐसे करके वर्किंग ले लेते हैं। हाँ, और बाकी हम 1-2 मीटिंग करेंगे तो पता लग जाएगा क्या रिजल्ट आया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो ये आप बताओ कब इसको स्टार्ट करें और कब फाइनेंस कंट्रोलर के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग करवाऊं। सारा कुछ आपके अपने हाथ में है। वो कैसे, जैसे ही आपने GST ऑनलाइन के अंदर गए, होम पेज के ऊपर गए, हाँ जी, आप चले जाओ अपनी ये को भेज दो, जिसने भी करना है उसको बोलना है कि बेटा ये इसमें आस्क योर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे जाओ, इस पे क्लिक करो और इसमें लिखो कि आई वांट टू हैव 1-to-1 मीटिंग विद जग मोहन सिंह ऑन। लो जी, हो गया काम। आपने लिख दिया कि आपने कब मेरे से मीटिंग करनी है, बस। तो मेरी टिकट खुल गई। मेरी जो ये है, या तो एग्जैक्टली उसी दिन आपके हिसाब से टाइम दे देगी, या आपको थोड़ा वो रिक्वेस्ट कर लेगी, सर थोड़ा सा नीचे कर ले, थोड़ा ऊपर कर ले। लेकिन किसी ने तो शुरुआत की ना, किसी ने आई लव यू बोला, दूसरा आई लव यू बोल देगा। सही बात है, बोल ही देगा। तो यहाँ से तो चाहे कल कर लो, अगले हफ्ते कर लो, जहां आपको ठीक लगे वो करो। बिल्कुल ठीक। आपके पास वर्किंग डेज कैसे कैसे रहते हैं? देखो जी, मैं तो वर्किंग डेज की बात कर रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, मैं सिर्फ सैटरडे संडे पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहा, तो बाकी मंडे 5 डे वर्किंग, हाँ वही 6:30 ऑफ मॉर्निंग। हाँ नहीं, वैसे अगर ऑफिस की बात करें, तो मेरा ऑफिस 6 डे वर्किंग है, मंडे टू सैटरडे 9:30 to 6:30। ठीक है। मैं तो खैर 24 घंटे ही वर्किंग हूँ। हम लोग तो होते ही। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो मीटिंग्स जनरली मेरी रहती हैं वो मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही रहती है। बिल्कुल ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग सारा सारा प्लान किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। हाँ, वो तो क्वेरी रेज करनी है, और आप एक दो मुझसे मीटिंग करोगे, आपको पता लगेगा कि मेरे मतलब की तो एक आधी मीटिंग निकल के आनी है, बाकी तो आपके अकाउंटेंट का और मेरी अकाउंटेंट का काम था। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 100 से ज्यादा मेरे पास एम्प्लॉई हैं, हम लगे हुए काम पे अपना। बिल्कुल सही बात है, वो 1 to 1 अपना करते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कर जो भी है। फिर हमें तो अपनी मंथली उससे मतलब है कि फाइनेंशियल समरी आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राइट। तो अगर मान लो फर्स्ट जो मैं अपनी मंथली मीटिंग है उसके अंदर रिजल्ट आया हमारा फॉर एग्जांपल 50%, तो उसको 100% करने में फिर आप क्या क्या करेंगे, या 2-3 मंथली रिव्यू मीटिंग में आप आओगे? पहली ही फाइनेंस रिव्यू मीटिंग में आपको सब पता लग जाना है, पहली मीटिंग के अंदर ही। 20% रिजल्ट है ओरिएंटेड हो या 50% ओरिएंटेड हो। हाँ, पहली में पता क्यों ऐसा है, हम बिल्कुल धंधे की बात करते हैं। आप बिल्कुल। बिजनेस ओनर हो, हम्म, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए और कैश रिच होना चाहिए और कंपनी की वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए, बस यही है। हम्म, अब जब आपके सामने फाइनेंस रिजल्ट दिखाया गया, अब या तो वो रिजल्ट ही ठीक नहीं था, ठीक है। तो वो रिजल्ट ठीक करने में ठीक होंगे, यानी कि हम्म, रिकॉर्ड ही ठीक नहीं था। अब रिकॉर्ड ठीक हो गया तो बिजनेस में ही कमियां थी, तो यानी कि ये बिल्कुल जर्नी है ना, ये जर्नी चलती रहेगी, ऐसे ही चल रही है, ठीक है। ये जर्नी चलती रहेगी। तो हम्म, एक डाटा उसके अंदर कंफर्म है, वो है मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग। बाकी आपकी सहूलत के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ना इसका भी एक सोल्यूशन बनाया हुआ है। ये देखो। तो मैंने देखा है जगमोहन जी ने सोल्यूशन हर चीज के बना रखे हैं पहले से रेडीमेड पर। मैंने ना आपके हाथ में एक चेकलिस्ट पकड़ा दी है, उस चेकलिस्ट ठीक है, का नाम है कैश रिच बिजनेस चेकलिस्ट। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने देखी हुई है। बस बस बस, आपको तो बस ये देखो कि आपके 51 के 51 पॉइंट टिक होने चाहिए। हम्म, अगर मान लो आपकी 51 की 51 पॉइंट टिक है, तो इसका मतलब ठीक है, आपका बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है, बिजनेस मॉडल कैश रिच है, आप कैश फ्लो को मॉनिटर कर रहे हो, फाइनेंशियल समरी बन रही है, वैल्यूएशन आपको मालूम है, नेटवर्थ इंक्रीज हो रही है, नेटवर्थ को आप सेफ रिस्क रियल में डाल रहे हो, आप कैश हम्म, रिजर्व क्रिएट करते हो, अपने आप को सैलरी रेंट देते हो, 6R को इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, हर महीने फिक्स अमाउंट सेव करते हो, A3M की मशीन लगा दी, मेडिक्लेम भी आपके पास है, टर्म इंश्योरेंस भी आपके पास है, पैसिव इनकम आपके खर्चे से ज्यादा है, आप पीरियोडिकली अपने बिजनेस की हेल्थ चेक करते हो टेस्टर से, आपका बिजनेस मॉडल स्केलेबल है, बजट बनाते हो, जीपी शीट बनाते हो, एडवांस में पैसे लेते हो, नहीं तो एलसी ले लेते हो, नहीं तो पेमेंट टर्म डिफाइन कर लेते हो, नहीं तो एसओ बनाते हो, हम्म। नहीं तो तो करते 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 आपको मैंने एक पैमाना दे दिया। नहीं, इनमें से अगर टिक की जैसे 51 आपके पॉइंट्स हैं, टिक 30 रह जाए फिर क्या करेंगे? पहले उनको टिक्स को कंप्लीट करेंगे। आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे बड़ी प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। ठीक है, वही 20-80 लगाएंगे। हाँ। 20 लगाएंगे। दैट इज सबसे बड़ा 20-80 होता है, प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच। बिल्कुल ठीक बात है, पहले सबसे पहले तो वही है, वो हो गया है। अच्छा, तो उसके बाद तो बाकी चीजें तो अपने आप ही एड ऑन होती जाएंगी। अपने आप हो जाएंगे, अपने आप। हम्म। जैसे क्योंकि पैसिव इनकम पे तो मतलब पर्सनलाइज इनकम कह लो या पैसिव इनकम कह लो, आप अभी स्टार्ट करवाया राहुल सर ने। हाँ हाँ हाँ। इससे पहले तो जितने फंड जनरेट हो रहे हैं, जो भी ईयरली हमारी इनकम हो रही है, वो एज इट इज बिजनेस में इन्वेस्ट हो जा रही है, या राइट। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स हैं। हाँ, लेकिन पैसे के बारे में कभी सोचा ही नहीं। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और प्रॉपर्टी आपको रेंटल दे सकती है, प्रॉपर्टी आपको कैपिटल एप्रिशिएशन दे सकती है। भाई अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 25 रुपए सेव, 25 रुपए रिस्की, और ठीक है, 50 रुपए रियल। बिल्कुल ठीक बात है। तो रियल रियल एस्टेट है, तो प्रॉपर्टी लेने की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत खुशी की बात है इसके अंदर। नहीं, वो तो ऑलरेडी बड़े भाई सब करते ही हैं। राइट। और जैसे जैसे फंड्स होते हैं वैसे वैसे मैनेज भी करते रहते हैं, ये इसके नाम से ले लो, ये इसके नाम से ले लो, वो तो चलता ही रहता है। क्योंकि वो गल्ला एक है ना, तो ये तो सभी को बैलेंसिंग बनाते हैं। राइट। लेकिन प्रॉपर्टी और बिजनेस के अलावा
और कोई भी हम लोगों ने सोर्सेज जनरेट ही नहीं किए। अब प्रॉपर्टी अगर मैं लुधियाना की बात करूंगा तो पिछले 11 साल 12 साल से स्टेबिलिटी सी है। ठीक है, राइट। इवन मैं कहूंगा थोड़ा बहुत माइनस की तरफ ही होगा। राइट, राइट। तो वो बिजनेस अब ऐसे लगने लग गया यार कर क्यों नहीं है। 12 साल में तो बैंक भी डबल कर देता है अगर एफडीआर में भी लगाया होता है तो, और यहाँ पे पिछले 12 साल में हुआ है कुछ नहीं। उसके लिए क्या था कि जो आपका 25% पैसा था ना, वो रिस्की में लगना चाहिए, उसको हम बोलते हैं बूस्टर। बिल्कुल ठीक बात है। बूस्टर जैसे अभी अप्रैल 2020 में लगा था बूस्टर। हाँ जी, हाँ जी। शेयर मार्केट एकदम नीचे गई, सारा पैसा उसमें डाइवर्ट कर दिया हमने और सीधा 3-4 करोड़ रुपए प्लस हो गया। तो एक बूस्टर लग गया बीच में, यानी कि प्रॉपर्टियां जो नहीं कर पा रही थी वो इसने कर दिया, लैप लेके ठा मारा पैसा उसके अंदर, और जब बढ़ गया तो वापसी लैप को करके जीरो कर दिया। लेकिन इन चीजों की नॉलेज हो, या जैसे मैंने कल परसों भी भाई साहब से बात करी, मैंने कही हम लोगों को ना कुछ डाइवर्सिफाई होना चाहिए ताकि एक पैरेलल इनकम बननी चाहिए। यस, यस। तो वो कहते हैं जब कोई आदमी बात करने लगता था मेरे से इक्विटी के बारे में, तो मैं कहता हूँ जी या तो तू उठ के चला जाए या मैं उठ के जा रहा हूँ। उनकी तो मेरे से बात कराना, इतना मजा आएगा, पता क्यों? क्योंकि मैं उनके मतलब की बात करूंगा। मैं ना 25% करूंगा सेफ इन्वेस्टमेंट, 50% करूंगा रियल इन्वेस्टमेंट। उनको बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। फिर मुझे बोलेंगे कि जगमोहन यार रियल एस्टेट के अंदर ना मतलब बढ़ तो रहा नहीं कुछ यार, जैसे जनकपुरी है रेट सेम ही है, कुछ बढ़ तो रही नहीं है। मैंने कहा बूस्टर नहीं लगाया आपने? बूस्टर? वो होता है बूस्टर। ये उनको बेसिकली उनको इस टाइप की ट्रेनिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट है मेरे से। हाँ, ज्वाइंटली करेंगे, कलेक्टिवली करेंगे। आपने क्वेश्चन डालना जीएससी ऑनलाइन के अंदर, लेट्स डिस्कस विद जगमोहन सिंह पैसिव इनकम। बिल्कुल टॉपिक है ना, टॉपिक करेंगे। और आपको पसंद आए तो ले लेना, नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है, सुनना ही है। तो भाई साहब से एक बात पूछता हूँ जी, कब फ्री हो तो उसके हिसाब से आपको डाल के लेते हैं, एक मीटिंग लेते हैं। उनकी मीटिंग बहुत जरूरी है क्योंकि उनका ना इंटरेस्ट जो है ना वो इसी टाइप से है। मैं चाहता हूँ कि हर एक की ना इंडिविजुअल कुछ ना कुछ इस तरह की अर्निंग्स रहनी चाहिए। ये नहीं कि फंड्स आ गए हैं फैक्ट्री में डाल दिए, फैक्ट्री से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई लैंड ले ली उसकी रेंटल इनकम बन गई, इस तरह से अभी काम हो रहा है फिलहाल। राइट। जो मैं चाहता हूँ कि इन चीजों से ना थोड़ा सा निकले। यस। डिपेंडेंसी जो है ना वो अलग अलग फैक्टर्स पे रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए तो देखो मैंने ना आपको चेकलिस्ट के अंदर ये डालकर भी दिया है। ये एक तो भाई साहब से जब बात करेंगे तो 6000 सिस्टम की बात कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसकी ये भी दिखाएंगे हम ये दिखाएंगे ये is your passive income is more than your necessity expenses। तो ये देखो, तो फिर मजा आना शुरू होगा डिस्कशन के अंदर। इस 51 पॉइंटों के अंदर ना कैश फ्लो का सार है 51 पॉइंट्स में, इसके बाहर कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये 21 सालों में 51 पॉइंट बने। नेचुरली बात है। देखिए इतने साल लग गए हैं डेटा बनाते बनाते, ऐड होते होते आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे। हो सकता है 5 साल बाद ये 51 वाले 61 या 71 में हो। राइट, हाँ, यस। कुछ और अच्छा मिल गया वो भी डल गया, फिर कुछ और अच्छा मिल गया वो भी ऐड हो गया। ये ऐड ऑन तो चलती रहेगी ना जी। हाँ, ये चलती रहेगी। हाँ, जो कोई माइनस है वो प्लस होते जाएंगे बस। जैसे राहुल सर कहते हैं कि जिन्होंने लास्ट ईयर मेरे से वो किया है कोर्स, आपका उनसे बेटर है। हाँ, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स कुछ ना कुछ आती है ना, कोई टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गई, कुछ वो आ गई, और जो नेक्स्ट सेशन में आएंगे उनका कुछ और इम्प्रूव हो जाएगा। राइट, करेक्ट। टाइम टू टाइम जो वेरिएबल आएंगे वो तो ऐड होते जाएंगे ना। एब्सोल्युटली। अब मैं क्या करूंगा, उपासना का आपको एक मैसेज भेजेगी, उसमें एक टोकन सा अमाउंट है 15,000 रुपए का, वो आप सब्सक्राइब कर देना। तो फिर हमारा सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और फिर ये तो मैंने उपासना जी को उसी दिन बोल दिया, मैं कहा जी आज बोलो हाई डाल देता हूँ, जगमोहन सर के मीटिंग करवा के उसके बाद लेने हैं, उसके बाद तो पैसे तो देने हैं, ये फाइनल है। नहीं, प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। देखो उद्देश्य है तो वो पैसे कमाना नहीं है, उद्देश्य है कि मतलब सर्व करना है, मतलब आपस में जुड़ना है बेसिकली, तो आपस में जुड़ना है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये आप उपासना जी को बोल दीजिएगा मेरे को रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे और साथ में उसका लिंक भी भेज देंगे। हाँ, मैं अभी भेजूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जुम्मा जी।